Hello everyone, welcome to my channels and it is the second part ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला 6 पार्ट में हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस ख़त्म कर लिया है और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए ये पहला पार्ट है। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, जैसे कि हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा था कि कौन से गैसेस आपका रिलीज हो रहा है अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, या फिर कौन सा आपका मेटल डिपोजिटेड हो रहा है, कौन सा एलिमेंट आपका डिपोजिटेड हो रहा है, वो आपको क्वान्टिफाई करना, ठीक है, वो आपको मतलब एनालिसिस करना, जानना, डिटर्मिनेशन करना, वो हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस थे। लेकिन अभी आपको क्या करना है ना, जो गैस रिलीज़ हो रहा है वो कितना वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज़ हो रहा है, या फिर जो मेटल आपका डिपोजिटेड हो रहा है वो मेटल आपका कितना ग्राम डिपोजिटेड हो रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एनालिसिस करना है। इसी स्टडी को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसको एनालिसिस करने के लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए आपको 2 लॉ का ज़रूरी होता है। पहला लॉ जो है वो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बाद आएगा फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, अकॉर्डिंग टू फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मास ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि आपका NaCl का आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करा था तो जो क्लोरीन है वो आपका रिलीज़ हो रहा था, ठीक है, और जो आपका कैथोड है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रहा था, राइट। तो जो भी सब्सटेंस लिबरेटेड हो रहा है या फिर कोई भी मेटल अगर डिपॉजिटेड हो रहा है कैथोड की तरफ, ठीक है, एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लोन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब बाहर से आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिकल्स आपने वोल्टेक सेल लगा दिया था बाहर में, तो बाहर में जब आपने वोल्टेक सेल लगा दिया तो वोल्टेक सेल से आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उस वोल्टेक सेल से जब वो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो वो आपने जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, वो जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, जितना ज़्यादा आप करेंट दोगे, उतना ज़्यादा आपका क्या करेगा, मास डिपॉजिटेड करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के समय आप जितना ज़्यादा करंट दोगे आपका उतना ही ज़्यादा मास लिबरेटेड करेगा या फिर डिपॉजिटेड करेगा, ठीक है। साथों साथ आपका ये भी हो सकता है कि मास जो है वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप इलेक्ट्रिसिटी जितना समय देते रहोगे, राइट, जितना समय देते रहोगे उतना ही मास आपका डिपॉजिटेड या गैस आपका लिबरेटेड करते रहेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है कि W जो है, तो W मतलब हो गया द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट, एंड ऑल्सो W is directly proportional to the time flown, okay, the time required, okay, to deposit that amount of the substance, okay। so ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, W proportional to IT, ठीक है। I मतलब हो गया करंट, T हो गया आपका टाइम। तो इसमें अगर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे तो इक्वल देने पर वो कांस्टेंट आ जाता है Z, ठीक है। तो W इक्वल टू ZIT, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। Z क्या है, Z एक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ओके, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, एंड दिस Z इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। ये जो Z है ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, अलग अलग गैसेस या आपका जो मास डिपॉजिटेड हो रहा है कोई भी एलिमेंट अक्रॉस इलेक्ट्रोड, तो वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग वैल्यूज होता है, ठीक है। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन Z का डेफिनेशन पूछते हैं, तो Z क्या होता है। तो W इक्वल टू ZIT होता है। अगर हम I को 1 एम्पेयर कर लें और टाइम को अगर हम 1 सेकेंड कर लें तो हमें मिल जाएगा W इक्वल टू Z, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज़ द वेट, ओके, इज़ द वेट ऑफ द सब्सटेंस liberated or deposited by passing 1 ampere of current for 1 second, okay। so क्या हो गया, electrochemical equivalent is defined as the mass of the ion deposited by passing 1 ampere of current in a 1 second, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये डेफिनेशंस आप पूछ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसके बाद हमें Z जो है ना ये कैलकुलेट भी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ Z। डिटर्मिनेशन ऑफ Z क्या है, Z एक कांस्टेंट है, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका काम क्या है देखना, ठीक है। इससे पहले आपको एक बैकबोन, पूरा ये चैप्टर, ये जो पार्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें एक लाइन, एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, उसको मैं बैकबोन बोल रहा हूँ, बैकबोन ऑफ द चैप्टर, ओके। 1 Faraday of charge, 1 Faraday of charge will always deposit or liberate one equivalent of substance at any electrode,
इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, अगर आप 1 फैराड ऑफ चार्ज फ्लो करा रहे हो, ठीक है, तो वो हमेशा 1 इक्विवेलेंट उस सब्सटेंस का लिबरेट करेगा या फिर डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ समझना है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है और 1 फैराड ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो 1 फैराड ऑफ चार्ज जो होता है ना, इट इज़ द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 फैराड का मतलब होता है 1 फैराड इज़ द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रोस नंबर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरली आपका आएगा 96500 कूलम, एंड दिस इज कॉल्ड द 1 फैराड। ठीक है, तो 1 फैराड ऑफ चार्ज विल ऑलवेज डिपॉजिट और लिबरेट 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एंड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, मैं अभी इसके बारे में बोलता हूँ। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज द मास ऑफ दिस सब्सटेंस विच इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस is equal to mass of this substance, okay, mass of this substance which is equal to 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 ग्राम ऑफ द क्लोरीन। ठीक है, तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ 1 इक्विवेलेंट। तो अभी इसमें क्या बता रहा है, बैकबोन जो क्या है पूरा चैप्टर्स का, ये सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से अप्लाई होंगे कि अगर आप 1 फैराड ऑफ चार्ज फ्लो करा रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, तो वो हमेशा 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस ही डिपॉजिटेड करेगा या फिर लिबरेटेड करेगा। ठीक है, तो इसको फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 फैराड ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। अब बात ये है कि इक्विवेलेंट हम कैसे निकालें, राइट। तो उसको निकालने के लिए उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा कि मोल कॉन्सेप्ट में हम इस तरह से लिखते थे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, ओके, वो सब्सटेंस एटॉम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस सब्सटेंस। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास क्या था, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम, ओके, इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या है फॉर एटम, एन फैक्टर फॉर एटम इज द वैलेंसी। ठीक है, फॉर एटम एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर इज इक्वल टू वैलेंसी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपको सोडियम के लिए निकालना है इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोडियम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है 23 डिवाइडेड बाय इसका वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी 1 होता है, सो इक्वल टू 23। तो 23 ग्राम इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोडियम। ठीक है, मतलब सोडियम के लिए एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट मास सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू आपका जो वेट डिपॉजिटेड होगा डिवाइडेड बाय, अगर उसका इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर लेंगे तो वो होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, एंड दिस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द, ओके, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि जैसे कि अगर एक सोडियम प्लस ले रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आपका सोडियम प्लस है, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो वो सोडियम फॉर्म करेगा, है ना, सोडियम सॉलिड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसमें आप कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज कितना होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, विच इज इक्वल टू 1 फैराड, राइट। 1 फैराड इज इक्वल टू 96500 कूलम अराउंड, है ना, अराउंड आपका 96500 कूलम चार्ज आप दे रहे हो। ठीक है, और 1 फैराड कितना डिपॉजिट करता है 1 इक्विवेलेंट, और 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम का कितना ग्राम होता है 23 ग्राम। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल रहा है कि अगर आप 1 फैराड ऑफ चार्ज फ्लो करा रहे हो तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम क्या करेगा, डिपॉजिटेड करेगा। ठीक है, तो इन द सेम वे अगर आप दूसरा कुछ लेते हो, जैसे मैग्नीशियम ले रहे हो, ठीक है, अगर आप मैग्नीशियम ले रहे हो तो मैग्नीशियम सपोज 2 क्या करेगा, मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना, तो एक्सेप्ट करके वो मैग्नीशियम फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आएंगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, तो कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं आपका 2 फैराड ऑफ चार्ज इज डिपॉजिटेड। ओके, और 2 फैराड ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड मतलब लिबरेट ये करके, मतलब जब आप 2 फैराड ऑफ चार्ज आप फ्लो कराओगे, फ्लो कराने पर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्या हो रहा है, डिपॉजिटेड हो रहा है ना, मतलब इसका मैग्नीशियम का जो वेट है वो कितना है 24 ग्राम।
ठीक है, 24 ग्राम। और 1 फेरेडे कितना हो जाएगा, 1 फेरेडे इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12 ग्राम। और 12 ग्राम क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द मैग्नीशियम होता है ना, क्योंकि मैग्नीशियम के लिए जो एटॉमिक मास होता है वो 24 है, उसका बैलेंस 2 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ठीक है, ये तो इक्विवेलेंट मास हो गया। तो वही है स्टेटमेंट सबके लिए सेम होगा कि 1 फेरेडे ऑफ चार्ज विल ऑलवेज डिपॉजिट या लिबरेट 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस एट इलेक्ट्रोड। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं एल्यूमिनियम प्लस 3 लेता हूँ, तो अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है इसको एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड होने के लिए, राइट। तो इसमें आपका 1 इक्विवेलेंट हाँ या फिर 1 फेरेडे वो कितना डिपॉजिट करेगा। अगर आप 1 फेरेडे चार्ज फ्लो करा रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, तो एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट करेगा। एल्यूमिनियम आपका 27 ग्राम होता है एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना होता है 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फेरेडे। 3 फेरेडे ऑफ चार्ज विल डिपॉजिटेड 1 मोल ऑफ द एल्यूमिनियम विच इज इक्वल टू 27 ग्राम। तो 1 फेरेडे कितना हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9 ग्राम। ओके, तो 1 फेरेडे ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट 9 ग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं अभी रिलेशन निकालते हैं इसका। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द जेड एंड इक्विवेलेंट मास। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ जेड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जेड को निकालने से पहले, डिटर्मिनेशन करने से पहले आपको जो बैकबोन है उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि 1 फेरेडे ऑफ चार्ज ऑफ एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस ओके विल ऑलवेज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड 1 इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो अभी देखिए, अभी वेट जो होता है, वेट या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट मास, है ना। तो इसमें अगर 1 हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, W बाई इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो यही से आपको पता चल रहा है कि जो वेट डिपॉजिटेड है डेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस इफ द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज 1। ठीक है, मतलब 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो, फाइनली आप ये लिख सकते हो ना कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस okay will be equal to its equivalent mass of the substance। okay, equivalent mass of that substance, okay, of that substance। और 1 equivalent of any substance equal to कितना कॉलम होता है आपका, 96500 कॉलम, 96500 कॉलम, राइट, 96500 कॉलम। तो 96500 कॉलम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस, राइट, इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ से 1 कूलम इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, EM डिवाइडेड बाय 96500, राइट। तो 1 कूलम इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। और Z मतलब क्या था, Z का डेफिनेशन क्या था, Z का डेफिनेशन था Z is the weight, okay, Z is the weight of the substance when 1 coulomb of the charge is flown through the electrolytic cell। ओके, तो दिस जेट, दिस 1 कूलम या फिर EM बाई 96500 जो है दिस विल बी इक्वल टू द Z। ओके, तो हमें इस तरह से लिखना है कि सिंस 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू Z, ओके, इज इक्वल टू Z, देयरफॉर Z should be equal to equivalent mass divided by 96500। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया, योर रिलेशन ऑफ Z ओके विथ इक्विवेलेंट मास, राइट। तो फाइनली जो हमें मिला था पहले, W इक्वल टू ZIT, ये पहला फॉर्मूला था, ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फेरेडेस का। तो यहाँ पे अगर हम W इक्वल Z की जगह ये पुट कर दे तो क्या होगा, EM डिवाइडेड बाई 96500 इंटू IT। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मूला निकल के आ रहा है। ठीक है, तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अभी यहाँ पे। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं फिर। तो फेरेडेस का आपके पास जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, W इक्वल टू ZIT, और इसका डिराइव फॉर्म जो फॉर्मूला है वो क्या है, W इक्वल टू Z की जगह पे हम इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 IT लिख सकते हैं, राइट। और अगर हम E को अगर इसके नीचे लाएं, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या बन जाएगा, IT बाई 96500, राइट। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। और W बाई EM क्या होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट मास इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, राइट, इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज ऑलवेज इक्वल टू IT डिवाइडेड बाय 96500। तो ये तीनों
मतलब ये मेन फॉर्मूला हो गया, बाकी डिराइव फॉर्म जो है, डिराइव फॉर्मूला दोनों भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक हो गया W=ZIT, एक हो गया आपका W=EIT/96500, और एक हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट IT/9। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ सोडियम एंड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस एट 180 एंड 273 केल्विन। ये आपका एसटीपी कंडीशन है। एसटीपी कंडीशन में आपको क्लोरीन का वॉल्यूम निकालना है और सोडियम कितना डिपॉजिट हो रहा है वो निकालना है, और आपको करंट दिया गया है 9.65 एम्पियर। ओके, करंट इज गिवन टू यू एंड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टेन NaCl। तो मोल्टेन NaCl अगर है, तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें आपने प्लेटिनम लगाया है, क्योंकि इलेक्ट्रोड के बारे में इसमें कुछ भी नहीं बोला है, तो इसमें अगर आपने मोल्टेन NaCl लिया है तो आपके पास कैटायन क्या है, Na+ ही है सिर्फ, और एनायन क्या आपके पास Cl- है। तो ऑब्वियसली जो एनोड है, एनोड पे आपका क्या होगा, 2Cl- से आपको क्लोरीन गैस रिलीज़ करेगा, है ना। और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, Na+ विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड टू गिव द सोडियम, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, तो जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया, चार्ज दिया है आपने यहाँ पे, चार्ज क्या होता है, Q=IT विच इज इक्वल टू 9.65 इंटू 1000 सेकेंड, राइट, विच इज इक्वल टू 96500 हो जाएगा। ये हो गया कूलम। तो आप इतना 965 कूलम, ठीक है। तो 965 कूलम, तो इतना चार्ज जो आप फ्लो करा रहे हो, तो चार्ज तो दोनों के लिए तो सेम ही हो रहा है ना, दोनों इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, सेम होगा, दोनों आयन के लिए क्या होगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी द सेम। और अकॉर्डिंग टू द बैकबोन या फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ द Faraday's law, ठीक है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन गैस लिबरेटेड एंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड शुड बी द सेम, ठीक है। अगर आप सेम चार्ज फ्लो करा रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, तो दोनों ही कैथोड और एनोड पे सेम चार्ज फ्लो करेगा, और अमाउंट डिपॉजिटेड जो होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों सेम होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम जो है, डेट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन गैस, राइट, इक्विवेलेंट ऑफ द क्लोरीन गैस। और इसमें एक बात आपको याद रखना है कि एन फैक्टर जो है सोडियम प्लस के लिए क्या है, वो 1 है, और Cl2 गैस के लिए क्या है, वो 2 है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल हो गया ना, तो मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन के लिए आपका 1 होता है, 2 क्लोरीन के लिए 2 होता है। तो एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 2, ये आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू क्या था, हमने अभी फॉर्मूला करा था कि E इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, E नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IT/96500, ठीक है। और IT क्या है, IT है आपका 96500, ओके, 965 डिवाइडेड बाय 96500। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आ रहा है आपका, 0.1। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कितना है, 0.1, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लोरीन गैस कितना, वो भी आपका 0.1। यहाँ से आपको मास ऑफ सोडियम निकालना है, साथ में वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो अब आते हैं, आपको बेसिक्स जो मॉल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूलाज हैं वो सारे यूज़ होंगे अभी। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम अगर मैं कर रहा हूँ, तो इस वेट ऑफ द सोडियम डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोडियम, ठीक है। यहाँ से आपको वेट निकालना है। तो वेट ऑफ द सोडियम शुड बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम विच इज इक्वल टू 0.1, हमने अभी कैलकुलेट करा, इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोडियम। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोडियम क्या होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है, 1। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.3 ग्राम मिल रहा है आपको, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर द सोडियम। तो 2.3 ग्राम ऑफ द सोडियम इज डिपॉजिटेड, ओके। सोडियम कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे, ठीक है, रिडक्शन हो गया। अभी हम वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन निकालते हैं, और वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट मास, वेट बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, और वेट बाय मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। तो मोल इंटू एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर कितना, 2 होता है, ठीक है। और मोल जो है हम इसको वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम गिवन, या फिर वॉल्यूम कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट द STP इंटू 2। और यहाँ पे क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 है, 0.1 है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, मतलब ये STP इज इक्वल टू 0.1 इंटू 22.4, ओके। और ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 22.4 और 2 नीचे आ रहा है, विच इज इक्वल टू 2.24 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.12 लीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। द वॉल्यूम ऑफ गैस, क्लोरीन गैस लिबरेटेड इज 1.12 लीटर एंड द अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड इज द 2.3 ग्राम, ओके। लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट कैथोड
by passing 19.3 एम्पेयर ऑफ करंट हैविंग करंट इफिशियंसी 50%। करंट इफिशियंसी 50% का मतलब ये है आप जो करंट दे रहे हो उसका 50% आपका वेस्ट हो रहा है और 50% ही काम पे आ रहा है, ठीक है, 50% ही वहाँ पे यूज़ होगा। तो 433 मिनट एंड 20 सेकेंड थ्रू एक्वास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके, ऑल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट एनोड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना है, एनालिसिस करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन में बताया था कि क्लोरीन गैस लिबरेटेड हो रहा है, सोडियम डिपोजिटेड हो रहा है, लेकिन इसमें तो बता नहीं रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, सोल्यूशन में सबसे पहले आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अगर आप कॉपर सल्फेट एक्वास सोल्यूशन को एनालिसिस ये कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, तो एनोड पे तो आपके पास सल्फेट है और हाइड्रोक्साइड है। तो हाइड्रोक्साइड ही यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। सल्फेट तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी हाई स्टेट में है। तो इसमें आपको एनोड में क्या मिलने वाला है, एनोड में मिलने वाला है आपको ऑक्सीजन से, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोक्साइड। और कैथोड में आपको क्या मिलने वाला है, कैथोड में आपको मिलेगा H+ और कॉपर में, कॉपर का होता है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्लस 0.34 और हाइड्रोजन का होता है 0। तो ऑब्वियसली कैथोड में आपको कॉपर ही डिपॉजिटेड होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही ये सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी देखिए सेम करंट और सेम टाइम के लिए आप क्या कर रहे हो, दोनों मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आप इसको पास कर रहे हो, तो दोनों इलेक्ट्रोड पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस है ना, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर जो है दोनों के लिए क्या होगा, सेम होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, IT डिवाइडेड बाय 96500, ठीक है। IT क्या है, I आपको दिया हुआ है 19.3, लेकिन इसका आपको 50% ही लेना है, ठीक है, 50% ही काम पे आ रहा है IT। और T क्या है आपका 33 मिनट 20 सेकेंड। तो 33 मिनट 20 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका लगभग 2000 सेकेंड, ठीक है। तो इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 96500, तो इसमें आने वाला है आपका 0.2, ओके। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्वल टू 0.2, ठीक है। तो यहाँ से हम अभी वेट निकालते हैं, ठीक है। तो वेट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे पहले वेट ऑफ कॉपर किसे निकालेंगे, ठीक है, वेट ऑफ कॉपर किसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर शुड बी इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है 0.2, ठीक है। वेट डिवाइड इक्विवेलेंट मास क्या है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। सो व्हाट इज द एटॉमिक मास, तो वेट इक्वल टू 0.2 इंटू एटॉमिक मास है 63.5 कॉपर के लिए, और n फैक्टर कितना है 2, कॉपर का जो वैलेंसी होता है 2 होता है, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका 6.35 ग्राम। तो दिस इज द आंसर, द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज 6.35 ग्राम, ओके। और ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम निकालना है आपको, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम नहीं, आपको वेट निकालने के लिए बोला है। ऑल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट एनोड, तो वेट ही निकालना है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहाँ से वेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इज इक्वल टू 0.2, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑक्सीजन 0.2 मल्टीप्लाई बाय द इक्विवेलेंट मास ऑफ द ऑक्सीजन। तो कितना है, मॉलिक्यूलर मास इज 32 डिवाइडेड बाय 2 इज द एन फैक्टर ऑफ द ऑक्सीजन। तो इसमें आ रहा है आपका ऑक्सीजन का 4 आएगा इसका, हाँ। ऑक्सीजन एटॉम के लिए आपका एन फैक्टर 2 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आपका एन फैक्टर 4 है, ठीक है, 2 है ना ऑक्सीजन एटॉम। तो ये आपका आएगा 30, इसमें आने वाला है आपका 1.6 ग्राम, ठीक है। तो 1.6 ग्राम इज द अमाउंट ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड।